इसे टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं। टपक या बूंद बूंद सिंचाई एक ऐसी सिंचाई तकनीक है जिसमें पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में कम अंतराल पर प्लास्टिक की नलियों द्वारा सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है। परंपरागत सतही सिंचाई द्वारा जल का उचित उपयोग नहीं हो पाता, क्योंकि ज्यादातर पानी जो कि पौधों को मिलना चाहिए जमीन में ही रिसकर बेकार चला जाता है। लेकिन इस विधि में पानी का एक कतरा भी बेकार नहीं जाता। कम दबाव और नियंत्रण के साथ साथ सीधे फसलों की जड़ में उनकी जरूरत के हिसाब से पानी देना ही टपक सिंचाई है। इस विधि से सिंचाई के लिए पंप सेट की जरूरत भी पड़ती है। हमारे देश में बिजली की कमी है और बिजली से पंप सेट चलाना महंगा भी पड़ता है। बिजली की समस्या की वजह से सरकार भी अब किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप सेट लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। सरकार सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अनुदान भी दे रही है। नारायण दास ने भी इस योजना का लाभ उठाया। उनके पंप सेट सौर ऊर्जा संयंत्र से संचालित हो रहे हैं। इससे बिजली की बचत तो हो ही रही है, साथ ही खेती के खर्च में भी कमी आई है। इसके साथ साथ बिजली कटौती जैसी समस्या से भी हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। नारायण दास के खेतों में खड़े ये सारे पौधे औषधीय गुणों से भरपूर हैं। इनका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। इनमें से कई पौधों को तो जीवन दायिनी माना गया है। हमारे पूर्वज तमाम बीमारियों का इलाज इन्हीं पौधों से करते थे। पहले इनकी खेती नहीं होती थी, बल्कि वो इसे जंगलों और पहाड़ों से ढूंढ कर लाते थे। उपचार के लिए ऐसे ही चमत्कारी गुणों से भरपूर है शतावर। इसके कंद जैसे रसयुक्त मांसल जड़ का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है, जिसका इस्तेमाल कई रोगों के इलाज में होता है। इसका चूर्ण 2 से 3 ग्राम हर रोज या 5 से 10 ग्राम हरा जड़ कूचकर दूध के साथ उबालकर लिया जा सकता है। जीवंती, जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, इसे जीवन देने वाले पौधों में गिना जाता है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों में किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स विशेष करके इस क्षेत्र में, जैसे श्वेत जीरा है, शतावरी है, जैसे कुश है, तृणपंचमूल के द्रव्य हैं, वो इसी क्षेत्र में पैदा होते हैं। तो ये हम इसकी रूट यूज करते हैं। और इसके अलावा जैसे कुछ रक्तज विकार हैं, स्किन डिसऑर्डर्स हैं, या जैसे बल्य और भ्रंगणीय थोड़ी पुष्टि के लिए हम इसको यूज करते हैं, इसकी रूट यूज करते हैं। ये बहुवर्षायु प्लांट है। इसमें एक प्लांट से करीब 5 किलो शतावरी हम प्राप्त कर सकते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन के अंतर्गत इसको डाला जाता है। गुग्गल एक दिव्य औषधि है। इसका उपयोग न सिर्फ बीमारियों के इलाज में होता है, बल्कि पूजा पाठ में सुगंध और इत्र के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा निर्गुंडी, कचनार और गिलोय भी बहुपयोगी है। गिलोय का वैज्ञानिक नाम तिनोस्पोरा कार्डिफोलिया है। कुछ तीखे कड़वे स्वाद वाली गिलोय देश भर में पाई जाती है। ये मैदानों, सड़कों के किनारे, जंगल, पार्क, बाग बगीचों, पेड़ों, झाड़ियों और दीवारों पर लिपटी हुई दिख जाती है। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ हो तो आप वहां गिलोय लगा सकते हैं। नीम पर चढ़ी हुई गिलोय उसी का गुण अवशोषित कर लेती है। इस कारण आयुर्वेद में नीम पर चढ़ी हुई गिलोय श्रेष्ठ मानी गई है। हालांकि अन्य साफ सुथरी जगहों पर लगी हुई गिलोय भी उपयोग में ली जा सकती है। गिलोय को अमृता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि देव दानवों के युद्ध में अमृत कलश की बूंदें जहां जहां पड़ी, वहां वहां गिलोय उग गई। खेजड़ी, अरडू, कुशा और गुग्गल का इस्तेमाल भी कई बीमारियों में होता है। गुग्गल एक दिव्य औषधि है।
इसका उपयोग न सिर्फ बीमारियों के इलाज में होता है, बल्कि पूजा पाठ में सुगंध और इत्र के तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। गुग्गल मूल रूप से एशिया और अफ्रीका का पौधा है। गुग्गल ब्रूसेरेसी कुल का एक बहुशाखीय झाड़ी नुमा पौधा है। ये पौधा छोटा होता है और शीतकाल और ग्रीष्मकाल में धीमी गति से बढ़ता है। इसकी तनों और शाखाओं से जो गोंद निकलता है वही गुग्गल कहलाता है। गुग्गल का उपयोग गठिया, तंत्रिका संबंधी रोग, बवासीर, अस्थमा और छाले जैसे रोग के उपचार में किया जाता है। निर्गुंडी वाइटेक्स निगुंडो नाम से जाना जाता है और बातिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे जॉइंट्स पेन वगैरह है, इनमें हम जैसे हमारी पंचकर्म थेरेपी है उसमें सेक वगैरह इसका करते हैं। इसके बीज हैं उनका हम भी यूज करते हैं, तो इसके पत्र हैं, बीज हैं, वो सारे पार्ट काम में लेते हैं। और गुग्गुल भी रेयर प्लांट होता जा रहा है, लोगों ने बहुत कम कर दिया है उसका गम, जैसे हमारे कुछ आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम या गाउट है, जॉइंट्स वगैरह, जॉइंट्स पेन में काम में लिया जाता है। नारायण प्रजापति बीए पास हैं। खुद की लाइब्रेरी बनाई तो एक एक करके यहाँ 50,000 से ज्यादा किताबें इकट्ठा कर लीं। नारायण प्रजापति ने कृषि और मेडिकल प्लांट पर कई किताबें भी लिखी हैं, कई पुस्तकों का संपादन भी किया। अपनी किताबों में किसानों को खेती के आसान तरीके और फसल निर्यात के बारे में भी बताया। नारायण प्रजापति को आयुर्वेदिक खेती में योगदान के लिए कई पुरस्कार और सम्मान भी मिल चुके हैं। नारायण दास प्रजापति आज न सिर्फ किसानों के लिए आदर्श हैं, बल्कि कृषि वैज्ञानिक और कृषि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर भी इनसे सीखने और सलाह लेने आते हैं। उनके खेतों में घूमते हैं, फसलों को देखते हैं और सीखते हैं। नारायण दास के इस काम को ये खूब सराहते हैं। यहाँ पर जोधपुर में नारायण जी प्रजापति हैं। ये बहुत लंबे टाइम से आयुर्वेदिक औषधियों का श्रेष्ठता से इनका उत्पादन कर रहे हैं, और उत्पादन करने से जो आयुर्वेद चिकित्सा में रोगियों को उस दवाइयों का लाभ तो मिलता ही है, साथ में किसान अपनी जो सामान्य रूप से खेती करते हैं, सामान्य रूप से जो कृषि करते हैं, उससे कम नहीं, उससे बेहतर अपना आर्थिक संपन्नता भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में आयुर्वेदिक उत्पादों की बहुत मांग है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन मांग के अनुरूप उत्पादन कम है। ऐसे में इन फसलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। खास बात तो ये कि इनके लिए ना तो उपजाऊ जमीन की जरूरत है और ना ही ज्यादा पानी की। ज्यादातर ये आयुर्वेदिक पौधे जंगल और पहाड़ों पर पाए जाते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में देश के किसान इन फसलों की खेती नहीं कर पा रहे। बहुवर्षायु छुपे, इसके लिए पानी की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बार ये लगने के बाद में ये लंबे काल तक ये प्लांट चलता है, और इसकी जो मूल, जो इसकी जड़ है, रूट है, उस रूट का हम औषधीय प्रयोग करते हैं। उसकी रूट्स को, आधे पार्ट की रूट्स को निकाल लेते हैं, प्लांट चलता रहता है। फिर जब कुछ दिन बाद में दूसरी साइड से रूट बढ़ती है, उसको निकाल लेते हैं। तो कहने का तात्पर्य इसके लिए बहुत बड़े पानी की जरूरत नहीं है। एक किसानों के अंदर जागरूकता बताने की जरूरत है कि शतावरी कितना महत्वपूर्ण प्लांट है, इसका कितना औषधीय उपयोग है। अगर इस प्रकार का पूरा किसानों में जागरूकता लाएंगे तो इसको पैदा कर सकते हैं। नारायण दास अब दूसरे किसानों को भी इस काम के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जो किसान औषधीय पौधों की खेती करना चाहता है, नारायण उन्हें प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। इसकी ट्रेनिंग भी हम लोग देते हैं। 10 साल तक लगातार इसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग की, मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन की, प्रोसेसिंग की, एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग मैंने यहाँ पर निःशुल्क दी है, और उससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। और आगे भी हम लोग ये, अभी भी हमारे साथ में बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं जिनको हम समय समय पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग देते हैं, और उनका माल को भी हम लोग खरीद के एक्सपोर्ट करते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में रेत से भरे खेत सालों से बंजर बनकर रहे हैं। भूमि होने के बावजूद यहाँ के किसान एक तरह से भूमिहीन ही हैं। इन रेतीली जमीन पर धान, गेहूं जैसी फसलें उगाई नहीं जा सकती, लेकिन ये जमीन
आयुर्वेदिक पौधों की खेती के लिए मुफीद है। सरकार और कृषि विभाग भी यहाँ के किसानों को इनकी खेती के लिए प्रेरित कर रहा है। इस पहल का व्यापक असर भी हुआ है। अब राजस्थान के कई जिलों में किसानों ने औषधि की खेती शुरू कर दी है। कई साल से बंजर रही जमीन पर अब यहाँ आयुर्वेदिक फसलें लहलहा रही हैं। मिट्टी से सोना उगलने की कहावत को सच कर दिखाया है गुजरात के मोरबी जिले के वांकानेर में रहने वाले मनसुख भाई प्रजापति ने।